हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हो कि इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी 70% पॉपुलेशन वर्किंग थी, पर फिर भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही थी हमारी इकोनॉमी में। क्या ब्रिटिश रूल बैड था? चलिए, तो आज की क्लास हमारी इसी पर डिस्कशन की रहने वाली है। और आज फर्स्ट चैप्टर की आखिरी क्लास है। और हमारे कोर्सेज के लिए हमारे वेबसाइट को आप लोग चेकआउट कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी सारे पार्ट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग सारे पार्ट्स देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं वो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। तो इन टॉपिक्स पर बेसिकली आज जो है हमारा डिस्कशन, कंप्लीट डिस्कशन होने वाला है। और इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन करूंगा, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओ। तो ये चेक योर प्रोग्रेस एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कमेंट बॉक्स में पॉज करके आप लोग इसका आंसर दे दो, ताकि मैं इसका आंसर से आज की क्लास शुरू करूंगा। तो देखिए बच्चों, क्या है कि व्हेन वाज फर्स्ट सेंसस कलेक्टेड इन इंडिया? तो फर्स्ट सेंसस कब कलेक्ट हुआ था? 1872 में। बट इसमें पूरा इंडिया कवर नहीं किया गया था, ये सिस्टमैटिक नहीं था। फिर उसके बाद 1881 में फर्स्ट सिस्टमैटिक सेंसस कलेक्ट हुआ, और इसके बाद हर 10 साल में पॉपुलेशन सेंसस कलेक्ट होना शुरू हुआ। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है पहला, हम लोग किस पर डिस्कशन करने वाले? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए, अगर हम लोग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि भारत के जो लोग हैं अलग अलग सेक्टर्स में कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास 3 सेक्टर है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के टाइम अगर हम इसकी बात करें तो प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर जिसको बोलते हैं, तो उस पर 70 से 75% पॉपुलेशन एम्प्लॉयड थी। सेकेंडरी की बात करें तो ये 10% के आसपास था, ठीक है। और अगर हम लोग बाकी की बात करें तो कितना बच गया? अब आप यहां देखोगे 1080 और यहां देखोगे 85, तो 15 से 20% टर्शियरी सेक्टर भी था। बात समझ आ गई है? अब यहां पर जो सबसे बड़ा सेक्टर रहा जिसमें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था लोगों को, वो प्राइमरी या एग्रीकल्चर सेक्टर था। तो अब बात ये आती है कि हमारे कुछ स्टेट हैं जैसे मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, ये जो प्रेसिडेंसीज हैं, ठीक है, आप ये देख पाओगे कि नीचे वाली जो है ये नीचे वाली है, ठीक है। तो ये इधर वाली हो गई मद्रास, ये रहा बॉम्बे, ये रहा, और इधर कलकत्ता हो गया। तो नीचे जगह छोटी है ऐसी। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर में जो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो फॉल हुआ था, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग पंजाब की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? पंजाब जैसे एरिया की बात करें, उड़ीसा की बात करें, तो यहां पे जो प्रपोर्शन है, राजस्थान की बात करें तो यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले लोग जो हैं बढ़े थे, और यहां पर क्या हुआ था? कम हुआ था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मद्रास है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बॉम्बे, इन सब में क्या हुआ था कि जो एग्रीकल्चर वर्कफोर्स है, जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, वो डिक्लाइन हुआ था। और पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान में ये परसेंटेज बढ़ा था, ठीक है। अब इतनी बातें आप लोगों को ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसी को अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर एज प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, जो हमने 75% की बात की कि विद अ लार्ज नंबर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन engaged in agriculture, it became the source of livelihood and their only source of occupation. इस ये बैकवर्डनेस को ही शो करेगा। उसके बाद दूसरी अगर हम लोग देखें यहां पर, द इंडस्ट्री एज एन इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है, कि इंडस्ट्री जो है
इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पाया, क्योंकि ब्रिटिशर ने कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। जो भी जूट और कॉटन वगैरह में था, ठीक है, वो थोड़ा बहुत था पर ज्यादा नहीं हुआ। और जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर स्टेबल एम्प्लॉयमेंट देते हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है कि उतने की नीड नहीं है। फिर भी लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पार्ट्स ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, जो मैंने आप लोगों के साथ बात की, कंप्राइजिंग एरिया ऑफ द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, बॉम्बे, बंगाल, विटनेस अ डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑफ द वर्कफोर्स ऑन द एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद है अनबैलेंस्ड ग्रोथ। Only when all sectors of the economy are equally developed there is balanced growth। अगर सब में ग्रोथ हो रहा है तो उसे हम बैलेंस ग्रोथ बोलेंगे, पर एक सेक्टर बढ़ रहा है एक सेक्टर नहीं बढ़ रहा तो वो अनबैलेंस था। तो आपको पता है कि यहां पर बिल्कुल अनबैलेंस था। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखिए पहली बात तो ये हमें समझना है कि चाहे रेलवे बनाई हो या रोड बनाया हो या पोर्ट का डेवलपमेंट किया हो, इन सब का डेवलपमेंट ब्रिटिशर ने अपने प्रॉफिट के लिए किया था, अपने पर्पस से लिए किया था। ठीक है, इंडियंस की सिचुएशन सुधारने के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो देखिए ये जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर आप लोग देखोगे रोड, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ठीक है, रेलवेज हो गई। यहाँ पे कुछ ज्यादा है पर मैंने पिक्चर समझने के पर्पज से लगाया था। तो इसका डेवलपमेंट ब्रिटिशर ने अपने खुद के लिए किया था, तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट भी उनका हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हम लोग अगर बात करें रेलवे की, इसकी रेलवे की, तो रेलवे क्या था, रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुआ, अगर मैं एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो 16 अप्रैल 1853 में चलाया गया। एनसीईआरटी बुक की बात करेंगे तो वहां पर 1850 मेंशन है, तो इसको ध्यान रखना है। 1853 में रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ, इसके बीच बॉम्बे से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर। अब यहां पर आप देखोगे कि यहां पर क्या हो गया, यहां पर महाराष्ट्र है। ठीक है, तो अब मान लो ब्रिटेन से कोई भी गुड्स आ रहा है वो यहां आएगा। ठीक है, यहां आने के बाद इंडिया के जो इंटरनल पार्ट है, इंडिया का क्या है, जो यहां से इंटरनल पार्ट है वहां पर पहुंच जाएगा उनका गुड्स। ठीक है, तो वो अपने फिनिश गुड्स को इंडिया के ज्यादा मार्केट तक पहुंचा पाए, रेलवे का डेवलपमेंट हुआ। उसके साथ साथ रेलवे का डेवलपमेंट और किस लिए हुआ कि वो अपनी आर्मी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा पाए, चाहे रोड हो चाहे रेलवे हो। ठीक है, इसका जो डेवलपमेंट था वो इसी पर्पज से किया गया था कि अपनी आर्मी की मोबिलाइजेशन को वो तेज कर पाए। उसके साथ साथ आगे मैं अगर बताऊं आप लोगों को, पोर्ट का भी डेवलपमेंट किया। ठीक है, किसका डेवलपमेंट किया, पोर्ट का भी डेवलपमेंट किया। तो पोर्ट का काम वही था कि उनके गुड्स को इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाना। रोड का काम क्या था, कि रोड का काम क्या था कि वो पोर्ट तक पहुंच पाए, रेलवे तक पहुंच पाए। पर ये जो रोड की कनेक्टिविटी थी, ये जैसे रेनी सीजन वगैरह हो गया तो बिल्कुल खराब हो जाती थी। ठीक है, तो इंडिया वाले जो उसका यूज हर मौसम में नहीं कर सकते थे, तो इसका भी पर्पस क्या था, ब्रिटिशर को बेनिफिट्स पहुंचाना था। एक है टेलीग्राम लाइन, टेलीग्राफ लाइन, ये भी 1853 में इसकी शुरुआत हुई थी, और किसके बीच, कलकत्ता से आगरा के बीच इसकी शुरुआत हुई थी। पर अगर हम देखें कि पोर्ट में इन्वेस्ट करना, टेलीग्राफ लाइन में इन्वेस्ट करना, ठीक है, इसमें ह्यूज एक्सपेंडिचर आता, तो उन्होंने ज्यादा इसका डेवलपमेंट नहीं किया था। तो ये पॉजिटिव था, पर इसका मेनली जो बेनिफिट करना था वो ब्रिटिशर को करना था, मतलब ब्रिटिशर के पक्ष में ये सारे बेनिफिट्स हुए। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करके ये पॉजिटिव इंपैक्ट तो था, बट किसके हक में, ब्रिटिशर के हक में, नॉट फॉर इंडियंस। ठीक है, उसके बाद हम एक चीज और कह सकते हैं कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे, ये भी पॉजिटिव इंपैक्ट में आ जाएगा। बस मैं कनेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पॉजिटिव इंपैक्ट में आएगा,
पर पॉजिटिव होकर भी ये नेगेटिव था। आगे बात कर लेते हैं इस चीज की। तो देखिए, देयर वॉज सम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश इन एरिया ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. Introduction of railway was a major breakthrough, followed by the development of some ports and the construction of some roads. But the main motive of the British government was to foster the interest of British government. मैंने बताया ना कि इन सब का मेन मोटिव क्या था कि ब्रिटिश डेवलपमेंट को और ज्यादा फास्ट करना, rather than to accelerate the growth of Indian economy. There was transition from barter system of exchange टू मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. बार्टर सिस्टम का मतलब होता है जिसमें गुड्स से गुड्स एक्सचेंज होते थे, विच फैसिलिटेटेड डिवीजन ऑफ लेबर एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन. मनी में हो रहा है तो हर चीज की पेमेंट मनी में की जा सकती है, तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाएगा इससे. ठीक है, तो अब हम लोग बात करें पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सारा पार्ट इसके अंदर आ जाएगा. उसके बाद कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इस पर हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशन किया था एग्रीकल्चर वाले पार्ट में. पर इसको मैं बता दूं कि देखो, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको हम मार्केट में बेचेंगे. ठीक है, तो उससे हमें क्या अर्न होगा? कैश अर्न होगा. ठीक है, मतलब अब ब्रिटिशर ने कहा कि भाई क्यों तुम सिर्फ सब्सिस्टेंस कर रहे हो, तुम उसे मार्केट में बेच सकते हो. तो इससे क्या है कि जो इंडियन फार्मर्स थे उन्होंने ब्रिटिशर वगैरह से, जमींदार वगैरह से लोन लिया, फसलें उगाई, पर इसका असली बेनिफिट कौन लूट रहे थे? ब्रिटिशर लूट रहे थे. ठीक है, इंडिया के जो लोग थे, जो फार्मर्स थे, उनका कोई भी डेवलपमेंट इससे नहीं हुआ. ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स. Forced commercialization of agriculture by the Britisher forced the farmers to have commercial outlook as they starting producing more. उन्होंने ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू किया of quantity and diversity for the market, not just for subsistence. ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि रेलवे जब आया, ठीक है, तो इसने नए एम्प्लॉयमेंट थोड़े बहुत क्रिएट किए एग्रीकल्चर से बाहर. एग्रीकल्चर में तो आपको पता है लोग लगे हुए थे, पर जब रेलवे इंट्रोड्यूस हुई तो लोग क्या है, एग्रीकल्चर से बाहर जाकर वहां पर एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलने लग गया. कंट्रोल ऑफ फेमाइंस. ठीक है, नॉट मोर स्टारवेशन और डेथ ड्यू टू लैक ऑफ फूड ग्रेन्स वाज देयर बिकॉज ऑफ द रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रीचिंग आउट इन द डिफरेंट एरियाज. कि उन्होंने जो ट्रांसपोर्टेशन में डेवलपमेंट किया उससे डेथ्स वगैरह जो है वो थोड़ी बहुत कम हो गई थी. पर हम कहें कि बहुत ज्यादा कम हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. ठीक है, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ये सब कुछ हो गया. ठीक है, इस पर हम लोगों ने बात कर ली है कि बार्टर सिस्टम की जगह मॉनेटरी एक्सचेंज ले आई थी. उसके अलावा पॉजिटिव इंपैक्ट में आप लोग और क्या लिख सकते हो? तो आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे लिख सकते हो, पोर्ट लिख सकते हो, रोड लिख सकते हो. ठीक है, बट वो किसके लिए था? उनके जो फिनिश गुड्स आ रहे उनको इंडिया के रेस्ट ऑफ द पार्ट में पहुंचाना. रोड्स, रेलवे वगैरह किस लिए था? कि उनकी जो आर्मी है वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट में जल्दी से पहुंच पाए. टेलीग्राफ लाइन किस लिए इंट्रोड्यूस किया? कि उससे इंफॉर्मेशन तुरंत उन्हें मिल जाए. तो ये सब उन ब्रिटिश के खुद के लिए था. ठीक है, होप सो इतनी सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी. तो हमारे जो न्यू बैचेस है गाइस, सीयूटी के 2026 के लिए हम लोग न्यू बैच 12 जुलाई से शुरू कर रहे हैं. मतलब कल से पूरी लाइव क्लास रहने वाली है. पूरे स्टडी नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी, ये सब आपको मिलने वाला है. तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं. ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट के थ्रू आप वहां से ज्वाइन उसे कर सकते हैं. और हम लोगों ने इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस और दूसरे बैचेस भी शुरू किए हैं. तो जिन बच्चों ने 12th पास कर लिया उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है. तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.